नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, 2002 से 2026 के बीच, जी हां, 2002 से 2026 के बीच साबरमती से लेकर गंगा और यमुना नदी में ढेर सारा पानी बह गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी को आज तक राजधर्म का पालन करने का वक्त नहीं मिला। अगर अटल बिहारी वाजपेयी के कहे अनुसार मोदी ने वाकई राजधर्म का पालन किया होता तो आज शायद पश्चिम बंगाल में विपक्ष के दो सांसदों के साथ जो हिंसा हुई है वो शायद नहीं होती। दरअसल गोधरा के बाद गुजरात की सत्ता पर और मजबूती से लौटे नरेंद्र मोदी को यही यकीन है कि सत्ता पर बने रहने का यही तरीका है कि हिंसा को समाज के लिए आम बात बना दी जाए। आप ध्यान दीजिए कि 2014 के बाद से मॉब लिंचिंग शब्द कितना प्रचलन में आ चुका है। कभी गौ मांस घर में रखे होने की अफवाह पर या कभी गौ तस्करी के नाम पर मुसलमानों के साथ हिंसा हुई तो कभी सरकार के विरोधियों के साथ हिंसा हुई। इस समय बंगाल इसी हिंसा को साक्षात देख रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने समाज में बढ़ रही इस हिंसा के खिलाफ जो कुछ कहा है वो बेहद गंभीर मसला है। एक बार आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मनोज झा के इस बयान से, उनको सुनते हैं पहले और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ये तस्वीरें आप गौर से देखिए, इन तस्वीरों से आपको समझ में आएगा कि पश्चिम बंगाल भी उसी दिशा में है जिस गुजरात मॉडल की बात होती थी। वो गुजरात मॉडल भले ही तरक्की के नाम पर, विकास के नाम पर वो गुजरात मॉडल तो नहीं बन पाया देश, लेकिन जिस गोधरा के नाम पर गुजरात से निकले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए, वो जरूर पश्चिम से पूरब की ओर, पूर्वोत्तर की ओर और कहें तो पूरे देश में ये जरूर उनकी पार्टी ने ये बता दिया है कि मॉडल तो एक ही है, उसको गुजरात कहिए या गोधरा कहिए। आइए जरा सुनिए, लेकिन उससे पहले यहां मनोज झा को। देखिए, मैंने अपनी प्रतिक्रिया त्वरित दी थी, मेरे दल ने भी दी, मेरी लीडरशिप ने दी। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि जनप्रतिनिधि के साथ हुआ, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वो भी दृष्टिकोण या वो कोण लाया जा रहा। एक आम नागरिक के साथ भी अगर ऐसा हो, चाहे कोलकाता में हो या भोपाल में हो, ये कतई उचित नहीं है। अगर आपको स्मरण हो तो मैं बार बार आगाह कर रहा था कि बंगाल एक बेहद हिंसक चुनाव की ओर बढ़ रहा है, और चुनाव के पश्चात की जो छवियां हमने देखी वो भी मैं समझता हूं कि हम सबों को सामूहिक चिंता देनी चाहिए। देखिए, एक बात और मैं कहूंगा कि बीते 1-1.5 दशक में भाषाई हिंसा का जो स्वरूप है, भाषा में हिंसा, वो वास्तविक हिंसा को फलीभूत करवा देती है। उसकी परिणति वहां होती है। कई लोग कह रहे हैं कि तृणमूल के दौर में भी ऐसा होता था, लेकिन इट कैन नॉट जस्टिफाई। अगर वहां होता था तो वो भी गलत था, और जो आज हो रहा है वो कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। मैं समझता हूं पूरे देश को, पूरी सब लीडरशिप को अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज बैठना होगा और ये संवाद मैसेज देना होगा जमीन तक कि हम प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। आप लोगों से तो सुन रहे थे आप। तो हिंसा चाहे आम नागरिक के साथ हो या किसी सांसद के साथ, हर हाल में उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि अब तक ओम बिरला, जो आप जानते हैं ओम बिरला कौन है, वो लोकसभा में अध्यक्ष है लोकसभा के। तो ओम बिरला, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिनके हाथ में पूरा लॉ एंड ऑर्डर है, किसी ने इस घटना पर कुछ नहीं कहा। ज्यादा नहीं तो एक लाइन का ट्वीट ही डाल देते और घटना की आलोचना करके दोनों सांसदों के स्वास्थ्य लाभ की कामना कर लेते। लेकिन मोदी सरकार ने यहां जबरदस्त तंगदिली दिखाई है। आपको याद दिला दूं दोस्तों कि जब पिछले साल शीतकालीन सत्र में अमित शाह ने अंबेडकर बोलना फैशन हो गया है वाला बयान दिया था, याद है ना आपको, तो विपक्ष ने उसका विरोध किया था। उस दौरान बीजेपी के 2 सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत, इन दोनों को घायल होने के बाद आईसीयू तक में भर्ती किया गया था।
सारंगी ने तो सीधे राहुल गांधी पर ही इल्जाम लगाया था कि उन्होंने धक्का दिया इसलिए मैं घायल हो गया, जबकि ये आरोप कभी साबित नहीं हुए। उस समय मोदी और बीजेपी के कई नेता इन दोनों का हालचाल लेने के लिए अस्पताल तक पहुंच गए थे और अभी टीएमसी सांसदों के साथ हुई हिंसा में उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि उनसे जनता नाराज है, इसीलिए यानी ये रिएक्शन है जनता का। बीजेपी के मंत्री दिलीप घोष ने तो इतना तक कह दिया है कि अभिषेक बनर्जी को हीरो बनने की क्या जरूरत थी, उनको घर में रहना चाहिए था। बड़ा सा बयान दिया है उन्होंने, और भी बयान दिया है कि अगर बीजेपी चाहती तो 14-15 दिनों में ही इस सरकार बनने के बाद 14-15 दिनों में टीएमसी का एक इंसान नहीं दिखता, एक मेंबर नहीं दिखता। बीजेपी, शुक्र मनाइए कि इस प्रदेश में बीजेपी आई है, यह दिलीप घोष का कहना है। यह दूसरा बयान है। पहला बयान तो हीरो बनने की क्या जरूरत थी अभिषेक बनर्जी को, जो निकल लिए, तो क्या माना जाए कि घर में चुपके दुबक के बैठे इंसान, ये सरकार आप चला रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। बीजेपी बड़ी चतुराई से राजनीति में हिंसा के लिए जगह बनने की को जस्टिफाई कर रही है। उसके नेता ये नहीं कह रहे हैं कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। अभी 2 महीने पहले अमेरिका में ट्रंप की डिनर पार्टी में आपको याद होगा कि हमले की कोशिश हुई थी, तब तो नरेंद्र मोदी ने तुरंत ट्वीट कर दिया था और कहा था कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपने ही देश में ऐसा कहने में उन्हें कौन रोक रहा है, ये जरा वो खुलकर तो बता दें। क्या पता इसमें उनकी ही मदद हो जाए, क्योंकि अभी तो वो बुरी तरह घिर चुके हैं और बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग भी घिर गया है। कपिल सिब्बल सांसद भी हैं, देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक हैं। उन्होंने लिखा है इसी मसले पे कि आज पश्चिम बंगाल का मतलब अराजकता। मेरे प्रिय मित्र कल्याण बनर्जी पर पथराव। पहले सरकार ने सुरक्षा हटा ली, जिससे गुंडों को टीएमसी नेताओं पर हमला करने और उनकी जान को खतरे में डालने का मौका मिल गया। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बीजेपी को सत्ता में लाने और गुंडों को हिंसा फैलाने में मदद करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को धन्यवाद। साफ साफ कह रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके कारण बीजेपी वहां सत्ता में आई और अब गुंडागर्दी हो रही है। आपको बता दूं कि आज जब कल की घटना के विरोध में कल्याण बनर्जी चंडीतला पुलिस स्टेशन में ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, तो उन पर भी हमला हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि उनके सिर पर चोट आई है। इस घटना के बारे में कल्याण बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैं अकेला आ रहा था, मेरे साथ कोई नहीं था। बीजेपी सदस्यों ने गाली गलौज की और मेरे सिर पर बॉल से मारा, मेरे सिर से खून बह रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि अब लोग तय करेंगे कि ये सही है या गलत कि सांसदों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। जरा सुन लेते हैं इनकी जुबानी, यहाँ कल्याण बनर्जी की जुबानी, जब उनके ऊपर हमला हुआ, उनके सिर पर चोट आई, उसके बाद बंगाली में कह रहे हैं, हिंदी आपके सामने रख चुका हूं, सुनिए जरा। বিজেপির লোকেরা চিৎকার করে গালাগাল দিয়ে মাথায় দূর থেকে ঢিলকি বল বড় নিউজ বল ছুড়েছে। আমি বুঝতে পারছি না, আমার মাথা দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। আমি তা সত্ত্বেও আমি আপনাদের কাছে বলতে এসেছি একটাই কথা, আমার আর বলার মতো শক্তি নেই, আমার সত্যি বলার মতো শক্তি নেই। আপনারা বাংলার মানুষ, আপনারা চণ্ডীতলার মানুষ, আপনারাই বিচার করবেন যে এই যে গুন্ডাগর্দি করছে, এই যে এমপিদের দিয়ে মারছে, এটা কি ঠিক হচ্ছে? এখানে কোনো জনরোষ নেই। 7-8 জন লোক মিলে বিজেপি 10 জন গেরুয়া ফেটকি ভেঙে আমাদের আগেকার সব কর্মীদের মারধর করছিল, আর এখনো আমাকে পর্যন্ত ছাড়েনি। কৌশিকের মুখ ফাটিয়ে দিয়েছে। একটু আগে আমি যখন হেঁটে হেঁটে আসছিলাম, তখন একজন ভদ্রমহিলা। चलो
तो सुन लिया आपने, यहां कह रहे हैं आप लोग तय करेंगे कि यह सही है या गलत, कि सांसदों को लगातार निशाना क्यों बनाया जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सांसद, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि भाजपा याद रखे कि वो जिस हिंसक राजनीति को दूध पिलाकर पाल पोस रही है वो आस्तीन का सांप है। वयोवृद्ध तृणमूल सांसद श्री कल्याण बनर्जी जी पर जानलेवा हमला बेहद निंदनीय और गंभीर घटना है। लोकसभा स्पीकर संज्ञान लें। हालांकि लोकसभा स्पीकर संज्ञान लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि इस बारे में अदालत स्वतः संज्ञान लेती है या फिर, जी हां, या फिर वहां भी मामला तभी शुरू होगा जब टीएमसी की तरफ से मुकदमा दर्ज होगा। वैसे कल से लेकर आज तक तमाम विपक्षी नेताओं ने अभिषेक बनर्जी के लिए जो चिंता जाहिर की है और उनके साथ एकजुटता दिखाई है, उस पर टीएमसी सांसद ने सभी को धन्यवाद दिया है। लेकिन इससे पहले जिक्र आता है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने फोन लगाकर सीधे ममता बनर्जी से बात की कल रात को, और हुआ ये घटनाक्रम ये है कि जब अभिषेक बनर्जी के ऊपर पत्थर मारे गए, अभिषेक बनर्जी के ऊपर अंडे फेंके गए और गंभीर रूप से अभिषेक बनर्जी घायल हो गए, लात घूसे चलाए गए, गिर गए अभिषेक बनर्जी, उनकी मॉब लिंचिंग की नौबत आ गई। उसके बाद जब उन्हें अपोलो हॉस्पिटल, नाम सुन लीजिए, अपोलो हॉस्पिटल बड़ा नामी गिरामी हॉस्पिटल है, लेकिन बड़ा खतरनाक हॉस्पिटल हो गया है। ये बता रहा हूं इसलिए क्योंकि इस हॉस्पिटल के सीईओ ने कहा बकौल टीएमसी की मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के हिसाब से कि बीजेपी की सरकार है, उसने कहा है कि अभिषेक बनर्जी को हम अपने यहां नहीं रख सकते, इसलिए घर ले जाइए इनको। उसके बाद ममता बनर्जी दूसरे अस्पताल में लेकर गई और राहुल गांधी ने फोन कर ममता बनर्जी को कहा कि आप चाहें दीदी, अगर आप चाहें तो मैं इनका इलाज या तो हैदराबाद या कहीं और भी कराने की व्यवस्था करता हूं। ममता बनर्जी की जुबानी जरा सुन लीजिए क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से, सुनिए। राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी एक कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, आई हैव सीन द ट्वीट ऑफ इंक्लूडिंग अमर, इंक्लूडिंग अदर पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो, कपिल सिब्बल जी, ऑल वेणुगोपाल जी, ऑल दे हैव सीन। इससे पहले राहुल गांधी ने अभिषेक बनर्जी का हालचाल पूछा था और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी सोशल मीडिया के जरिए, जिस पर राहुल गांधी को कोट करते हुए अभिषेक बनर्जी ने भी लिखा है। और उन्होंने लिखा है कि राहुल जी, आपकी चिंता और निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। हम भारत की आत्मा की रक्षा, इसके लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा और हमारे संविधान में निहित मूल्यों को कायम रखने के अपने संघर्ष में एकजुट और दृढ़ हैं। पिछले वर्ष मैंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 5 देशों की यात्रा की। मैंने अपने देश की रक्षा की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा रहा। आज मैं उन लोगों द्वारा फैलाई गई राजनीतिक हिंसा और राज्य प्रायोजित आतंकवाद का शिकार हूं जो राष्ट्रवाद के रक्षक होने का दावा करते हैं। यही आज की भाजपा की सच्चाई है। अगर आप उनका समर्थन करते हैं तो आप देशभक्त हैं, अगर आप उन पर सवाल उठाते हैं तो आप निशाना बन जाते हैं, अगर आप उनके साथ खड़े होते हैं तो आपकी प्रशंसा की जाती है, अगर आप उनके खिलाफ खड़े होते हैं तो वो आपको चुप कराने की कोशिश करते हैं। मैं अपने सिद्धांतों का त्याग करके आराम करने के बजाय लोकतंत्र की रक्षा करते हुए धमकियों का सामना करना पसंद करूंगा। सत्ता अस्थायी है, जनता की इच्छा स्थायी है। मैं केवल जनता के सामने झुकूंगा, सत्ता में बैठे लोगों के सामने कभी नहीं। हम लोकतंत्र को कमजोर करने और हमारे राष्ट्र को विभाजित करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेंगे। भारत एकजुट है और हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि भय, घृणा, हिंसा और धमकियों की राजनीति पराजित हो और जनता की आवाज बुलंद हो। तो बीजेपी के शासन में बढ़ रही हिंसा के खिलाफ अब खुलकर नाराजगी का इजहार तो हो ही रहा है, इसे रोकने की कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं। क्या इसमें विपक्ष की बड़ी जीत और बीजेपी की बड़ी हार होगी?
गोधरा से यानी गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक के मॉडल पर अगर गौर फरमाइए तो यह मॉडल क्या है और क्या इस मॉडल को अब विपक्ष एक्सपोज करने जा रहा है, एक्सपोज कर रहा है या स्वतः एक्सपोज यह मॉडल हो चुका है। आज इसकी चर्चा करते हैं। आइए हमारे साथ